शंभू और सुरेश बहुत दिनों बाद अपने गांव लौट रहे थे। ट्रेन लेट होने की वजह से दोनों को स्टेशन पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई। रात के करीब 12 बज रहे थे। सुरेश, इतनी रात को तो कोई गाड़ी भी नहीं मिलने वाली, लगता है पैदल ही घर चलना पड़ेगा। क्या कहते हो? बात तो सही कह रहे हो, लेकिन इतनी रात को जाना सही रहेगा? अरे अपना ही गांव है, रात क्या दिन क्या, कोई भूत थोड़ी ना आ जाएगा। इतनी बातें करने के बाद दोनों अपना अपना सामान उठाकर गांव की तरफ चल देते हैं। लेकिन गांव में प्रवेश करते ही कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद दोनों को ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर से उन्हें पैरों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। सुनसान सड़क पर इतनी रात को ऐसे चलने की आवाज़ सुनकर दोनों काफ़ी डर जाते हैं। डर से दोनों के पसीने छूटने लगते हैं, इसलिए ना तो वो कुछ बोल पा रहे थे और ना ही उनमें पीछे पलटकर देखने की हिम्मत हो रही थी। धीरे धीरे दोनों के कदम तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक उनके सामने एक सरकटा भूत आ जाता है, जिसका शरीर बिना सर का था। दोनों बचकर निकलते उससे पहले ही वो सरकटा भूत दोनों का सर धड़ से अलग कर देता है। अगले दिन जब गांव का एक आदमी सुबह सुबह अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी अचानक उसका पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है। जैसे ही वो गौर से देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। कटा हुआ सर, बाप रे, ये तो शंभू और सुरेश का सर है। हे भगवान, ये कहाँ से आ गया? आदमी भागता हुआ गांव में जाता है और वहां जाकर सारी बात अपने गांव वालों को बता देता है। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर उस कटे हुए सर को देखने लगते हैं। भयानक मंजर देखकर सभी डर जाते हैं और वापस जाकर सभी इसी बारे में बात करने लगते हैं। अरे भैया, ये सब उस सिर कटे भूत का आतंक है। आज फिर से 2 मासूम की जान चली गई। उन बेचारों को तो मालूम भी नहीं होगा कि इस गांव में भूत का बसेरा हो गया है। शाम ढलते ही ना कोई गांव से बाहर जा सकता था और ना ही कोई इस गांव के अंदर आ सकता था। ये मौत का सिलसिला लगभग 1 साल से चलता आ रहा है। इससे पहले भी न जाने कितने मासूम की जान चली गई। अब तो गांव में ऐसी कोई भी घटना होती है तो लोग समझ जाते हैं कि ये सर कटे भूत का ही काम होगा। डरे सहमे गांव वाले अब तो कहीं आने जाने से भी डरते हैं। सबको अपने जान की चिंता होने लगी। आसपास के गांव में भी ये बात फैल गई, इसलिए कोई भी इस गांव में नहीं आना चाहता था। भिलवाड़ा गांव के लोग अपने ही गांव में कैद होकर रह गए थे। लोगों की सहन शक्ति अब जवाब देने लगी थी, इसलिए एक दिन गांव के कुछ लोग मुखिया से बात करने उसके घर गए। मुखिया जी, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है। मैं गांव से बाहर कपड़ों की दुकान में काम करता था। पहले किसी भी समय घर आ जाया करता था, कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन जब से सरकटे भूत का आतंक फैला है, मेरा काम छूट गया। ना तो मेरे पास खुद की जमीन है और ना ही कोई काम। दूसरे के खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। तुम्हारी समस्या तो फिर भी छोटी है। अरे मेरे घर में तो 2 जवान बेटी और एक बेटा है जिसकी शादी करनी है, लेकिन कोई भी इस गांव से संबंध ही नहीं रखना चाहता। अब बताओ ऐसे में क्या करें? हमारी जिंदगी तो रुक सी गई है। हम आखिर गांव छोड़कर जाए तो जाए कहाँ? ऐसे ही सभी गांव वाले अपनी अपनी समस्या मुखिया जी के सामने रखते हैं। देखो भाई लोग, यहाँ किसी की समस्या छोटी या बड़ी नहीं है। सभी की समस्या अपनी जगह जायज़ है और सभी समस्या की जड़ एक ही है, गांव में सरकटे भूत का आतंक। अब हमें एकजुट होकर इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इसके लिए हमें एक शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस भूत को हमेशा के लिए खत्म कर दे। मैंने सुना है तांत्रिक भुजंग बहुत शक्तिशाली तांत्रिक है। उसे तंत्र विद्या का बहुत ज्ञान है। लोगों का कहना है उसने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके बहुत सारे भूत को अपने वश में किया है। उसकी शक्तियों का पता तो यहाँ आने के बाद ही चलेगा। कल ही तांत्रिक भुजंग को इस गांव में बुलाते हैं। आप सब बेफिक्र होकर अपने अपने घर जाओ। हम सभी को जल्दी ही इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इतनी बातें समझाकर मुखिया सभी गांव वालों को अपने अपने घर भेज देता है।
अगले दिन तांत्रिक भुजंग को गांव में बुलाया जाता है। गांव में घुसने से पहले ही तांत्रिक रुक जाता है। क्या हुआ महाराज, आप रुक क्यों गए? ये मैं क्या देख रहा हूँ? गांव में बहुत बड़ी आत्मा का साया है जो लोगों का सर धड़ से अलग कर देता है। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज, इसी कारण हम गांव वाले बहुत परेशान हैं। कृपया कर हमें भूत से छुटकारा दिला दीजिए। हमने आपका नाम बहुत सुना है, बहुत विश्वास के साथ आपको हमने अपने गांव में बुलाया है। हमारे गांव को भूत से छुटकारा दिला दीजिए। अब तुम लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आज पूर्णिमा की रात है। इस गांव से मैं सारी बुरी आत्माओं को खत्म कर दूंगा। शाम होते ही तांत्रिक अपना तंत्र जाप शुरू कर देता है। कुछ समय बीतने के बाद अचानक पूरे गांव में अंधेरा कोहरा छा जाता है। पूरे गांव की बिजली चली जाती है। तेज हवा के साथ पहली बार वो भूत सबके सामने दिखाई देता है। बिना सर का वो भूत तांत्रिक पर जोर से चिल्लाता है, तू मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे बुलाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा देगा? तेरे जैसे मैंने बहुत तांत्रिक देखे हैं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा 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 हा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तेरे साथ साथ इस पूरे गांव वालों को मार डालूंगा। तुम कौन हो? क्यों गांव के मासूम लोगों की जान ले रहे हो? ये गांव छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? मैं विनोद हूँ, वही विनोद जिसकी जान इस मुखिया और पूरे गांव वालों ने मिलकर ली है। जब तक इन सबको मौत के घाट नहीं उतार देता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना बोलकर तांत्रिक कुछ पानी की बूंद अपने कमंडल से निकालकर मंत्र पढ़ता है और पानी की बूंदें उस भूत के ऊपर छिड़क देता है। लेकिन भूत इतना शक्तिशाली था कि तांत्रिक के वार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा भूत गुस्से में तांत्रिक पर पलटवार करता है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उछाल देता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो तांत्रिक बच नहीं पाता और वहीं दम तोड़ देता है। ये सब देखकर गांव वाले पूरी तरह डर जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक भूत मुखिया का गला पकड़कर दबाने लगता है। ये देख गांव वाले और घबरा जाते हैं। मुखिया, अब तुझे कौन बचाएगा? तेरे साथ साथ सभी गांव वाले भी मरेंगे। विनोद, मुखिया जी को छोड़ दो। मुखिया जी की कोई गलती नहीं है। अगर हम लोग इनको चोरी की खबर नहीं देते तो किसी को कुछ नहीं पता चलता और शायद तुम्हारी जान भी नहीं जाती। हमें माफ़ कर दो विनोद, हम सबके उकसाने पर ही मुखिया जी ने तुम्हें जान से मार डाला। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसी तरह मैंने भी अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन तुम में से किसी को दया नहीं आई और तुम सब ने मिलकर बिना कोई गलती के मेरी जान ले ली। तुम सबको मारने के बाद ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। चल मुखिया, अब तू सच बता जो किसी को पता नहीं है। बता असली गुनहगार कौन है, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बताता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। बताता हूँ, मुझे कुछ मत करो, मैं सब बताता हूँ। इतना बोलकर मुखिया सारी बात बताने लगा। असल में विनोद कभी कभार गांव में छोटी मोटी चोरी कर लेता था। ये बात सबको पता थी। एक दिन विनोद किसी के घर चोरी करने के बाद गांव के देवी मंदिर में छुपकर बैठा था। थोड़ी देर बाद सुनसान रास्ता देखकर चुपके से मंदिर से निकलकर वो अपने घर चला गया। लेकिन उसे जाते हुए कुछ गांव वालों ने देख लिया। जब सबने मंदिर में जाकर देखा तो वहां माता के सोने की मुकुट गायब थी। सबको लगा विनोद माता के सोने का मुकुट चुरा कर ले गया। जब लोगों ने ये बात मुझे आकर बताई तब मैंने अपने आदमियों को भेजकर विनोद को बुलाया और भरी सभा में मैंने गांव वालों के साथ मिलकर विनोद को दोषी ठहरा दिया। वो बोलता रह गया कि मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मंदिर में चोरी करने के कारण गुस्से में गांव वाले विनोद को जान से मारने की मांग करने लगे। असल में माता के सोने की मुकुट की चोरी मैंने की थी। वो मुकुट बहुत पुरानी और एंटीक थी, उसके अच्छे दाम मिल रहे थे, इसलिए मैंने छुपकर रात के अंधेरे में मंदिर से मुकुट चुरा लिया। मैं चाहता था इस मुकुट के चोरी होने की अफवाह फैलाकर बाद में लोगों से पैसे इकट्ठा करके नई मुकुट मंदिर में लगा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन गांव वालों का गुस्सा देखकर मैंने सोचा अगर लोगों को मेरे बारे में पता चला तो मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे, इसलिए मैंने अपना नाम बचाने के लिए
विनोद को मुकुट की चोरी के इल्जाम में मौत के घाट उतार दिया ताकि ये बात राज ही रह जाए और कभी किसी को कुछ भी पता ना चले। ये सब सुनने के बाद सारे गांव वालों को मुखिया जी पर बहुत गुस्सा आया। आपने अपनी गलती छुपाने के लिए बेचारे विनोद की जान ले ली, एक बेगुनाह को मार डाला। हम आपको इतना अच्छा समझते थे, आपके फैसले को आंख बंद करके मानते थे, लेकिन आपने इतना बड़ा धोखा किया। हम गांव वालों से इतनी बड़ी बात छुपाई, आज आपके कारण हमारे गांव में इतनी बड़ी मुसीबत आई है। मुझे माफ़ कर दो गांव वालों, मुझसे गलती हो गई। इतना सुनते ही विनोद का भूत बोला, जितना माफ़ी मांगना था मांग लिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर भूत मुखिया का गला काटने के लिए आगे बढ़ता है। इतनी माफ़ी मांगने और गिड़गिड़ाने के बाद भी विनोद का भूत मुखिया को माफ़ नहीं करता और उसका गला धड़ से अलग कर देता है। ये नज़ारा देखकर पूरे गांव वाले डर जाते हैं। सब अपने अपने जान की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन विनोद के भूत का गुस्सा शांत नहीं होता। वो एक एक करके सभी गांव वालों को चुन चुन कर उनका गला काटने लगा। ये देखकर गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच तांत्रिक भुजंग की डायरी एक आदमी के हाथ लगती है, जिसमें सरकटी भूत के मौत का राज छुपा था। उसमें लिखा था कि गांव के देवी मंदिर के त्रिशूल से ये भूत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये पढ़ने के बाद चुपके से एक आदमी देवी मंदिर जाकर वहां से देवी का त्रिशूल ले आता है। भूत सबको मारने में उलझा था। तब तक पीछे से वो आदमी सरकटे के शरीर पर त्रिशूल से वार कर देता है, जिससे हमेशा के लिए वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद सब सामान्य हो जाता है और गांव वालों की जान बच जाती है। गांव से सरकटे भूत का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया था। भिलवाड़ा गांव अब पहले की तरह एक सामान्य गांव हो जाता है, जहां किसी को किसी बात का डर नहीं था। लोग कभी भी कहीं भी आ जा सकते थे और अपना काम कर सकते थे।